Hello everyone. In this video, I'm going to discuss theory of personality given by Karen Horney. So I will discuss her three topics, that is basic anxiety, neurotic needs, and measures to cope with anxiety. Okay. So basic anxiety से start करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरन हॉर्नी की जो एक आइडियोलॉजी थी या उनकी जो थ्योरी के पीछे जो उनकी थिंकिंग थी वॉज इन कंट्रास्ट विद फ्रॉइड. तो कैरन हॉर्नी वॉज मोर अबाउट कि सोशल और कल्चरल जो फैक्टर्स होते हैं दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड, जो कि किसी की भी पर्सनालिटी को शेप करते हैं. फ्रॉइड ने क्या बोला था दैट एवरीथिंग इज़ अबाउट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड द सेक्सुअल डिज़ायर्स विच और सेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट था फ्रॉइड का, तो कैरन हॉर्नी वॉज इन अपोज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी इन अ चाइल्ड. ओके. तो शी वॉज इन वो डिसएग्री करती थी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिस एनवी, which according to Freud was in the females. तो according to Horney, she said कि no, there is nothing like penis envy in females. Instead there is warm envy in males. तो ये उनका कुछ arguments थे एक दूसरे के लिए. Okay, so warm envy is something like because she felt that men were envious of women. Men are jealous of women's ability to bear children. Okay. तो ये उनके कुछ थॉट्स थे जिससे वो डिसएग्री करती थी फ्रॉइड से. तो अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने कुछ जो उनकी जो थ्योरी है पर्सनालिटी की, इसको साइको एनालिटिक सोशल थ्योरी बोलते हैं. क्योंकि साइको एनालिटिक इसलिए क्योंकि फ्रॉइड का इनका जो कॉन्सेप्ट था कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर्सनालिटी शेप करते हैं, वो तो ये मानती थी, लेकिन जो उनकी जितना भी इनका जो स्ट्रेस था सेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे फ्रॉइड का, उस सब से उन्होंने डिसएग्री कर लिया और इंस्टेड उन्होंने ये बोला कि नहीं, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो साइको एनालिटिक प्लस और जो सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं वो, तो इसलिए इनकी थ्योरी को साइको एनालिटिक सोशल थ्योरी बोलते हैं. ओके. सो शी वॉज द फर्स्ट फेमिनाइन साइकेट्रिस्ट, फीमेल साइकेट्रिस्ट, और फेमिनाइन साइकेट्री की उन तरफ उनका जो स्टार्टिंग थी वो शी हैज़ रन कैरन हॉर्नी. ओके. सो स्टार्टिंग विद बेसिक एंजाइटी. तो बेसिक एंजाइटी क्या होती है? इट इज़ समथिंग कि कोई भी चाइल्ड का जो भी स्टार्टिंग के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर उसके जिस तरह से भी उसके पेरेंट्स ने अपने बच्चे को ट्रीट किया होता है, तो अगर वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से किसी भी बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी या डर पैदा हो, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिक एंजाइटी. इट इज़ समथिंग अ डीप, very deep insecurity or fear that have developed in a child because of the way they were treated by their parents. जिस तरह से उनके पेरेंट्स ने बचपन में उसको ट्रीट किया था, उस वजह से अगर कुछ भी इस तरह से इनसिक्योरिटी बच्चे में डेवलप हो, एक फियर डेवलप हो, और वो उनके अंदर एक डर पैदा हो टू बी आइसोलेटेड या हेल्पलेस कि उनकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, सो दैट इस वजह से जो भी चीज़ें उसके अंदर फीलिंग जनरेट होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक एंजाइटी. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. ओके. सो बेसिक एंजाइटी जनरेट कहाँ से होती है? According to Horney, there are adverse factors of the environment that causes basic anxiety. तो वो adverse factors की उन्होंने ये लिस्ट बताई हुई है, लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डोमिनेशन, किसी भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको डोमिनेट किया गया बचपन में, ठीक है. एराटिक बिहेवियर, एराटिक मीन इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर, ठीक है. लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर चाइल्ड इंडिविजुअल नीड, उसके बच्चे का इंडिविजुअल नीड्स का ख्याल नहीं रखा गया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी गई, यानी कि उसको जो चाहिए वो उसकी नीड पे ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है. गाइडेंस नहीं मिला, एटीट्यूड, डिस्पैरेजिंग एटीट्यूड्स थे, ठीक है. टू मच एडमिरेशन, बहुत ज़्यादा प्यार या बिल्कुल ही प्यार नहीं, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. लैक ऑफ रिलायबल वार्मथ, हैविंग टू टेक साइड्स इन पैरेंटल डिसएग्रीमेंट्स, टू मच और टू लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये सारे एडवर्स फैक्टर्स इन्होंने बताए और इन सबको मिला के शी सेड दैट दीज ऑल एडवर्स फैक्टर, इनको बेसिक ईविल बोला हॉर्नी ने. ओके. बेसिक ईविल का क्या मतलब है कि व्हेन अ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस दिस बेसिक ईविल, ठीक है, यानी कि इन सारे एडवर्स फैक्टर्स को मिला के जो भी उसकी बेसिक एंजाइटी जनरेट हुई, तो इन दैट इज़ कॉल्ड बेसिक ईविल. जो एडवर्स फैक्टर है इनको कलेक्टिवली बेसिक ईविल बोलेंगे, ठीक है. तो अब इसकी वजह से अ चाइल्ड विल बिकम हॉस्टाइल, ठीक है, उसके अंदर गुस्सा भर सकता है इन सारे फैक्टर्स की वजह से, ठीक है. कलेक्टिवली बोले तो बेसिक ईविल की वजह से अ चाइल्ड कैन हैव रिसेंटमेंट और हॉस्टिलिटी और एंगर,
ठीक है। तो अब उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा दैट व्हाट ही शुड डू, क्योंकि उसके अंदर इस वजह से इतना सारा गुस्सा भरा हुआ है बिकॉज शी और ही हैज़ फेस्ड दीज फैक्टर्स। तो अब वो अपने गुस्से को बाहर निकाले, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाले या ना निकाले। अगर वो बाहर निकालता है तो ही माइट गेट पनिश्ड, अ चाइल्ड माइट गेट पनिश्ड बाय पेरेंट्स, और नहीं निकालता है तो वो अपने अंदर ही वो सारी चीज़ों को फेस करता रहेगा। तो दिस कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। ओके, अब इसके आगे न्यूरोटिक नीड्स। सो कैरन हॉर्नी टॉक्ड अबाउट न्यूरोटिक नीड्स। तो नीड्स जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए। न्यूरोटिक नीड्स वो नीड्स होती हैं जो नीड अनरियलिस्टिक हो, अनरीजनेबल हो और इनडिस्क्रिमिनेट हो। यानी वी ऑल हैव सर्टेन नीड्स, ठीक है। मान लीजिए अफेक्शन का एग्जांपल लेते हैं तो हम सब वी ऑल नीड अफेक्शन, ठीक है। लेकिन यही नीड अगर बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाए, अनरीजनेबल हो जाए और इनडिस्क्रिमिनेट हो जाए, यानी इंसान को हर किसी से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसको अफेक्शन चाहिए हो, वो चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे नेबर हों, चाहे फ्रेंड हो, मतलब हम लोग हर किसी से तो अफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर यही नीड न्यूरोटिक नीड बन जाएगी तो द पर्सन विल एक्सपेक्ट दिस इनडिस्क्रिमिनेटली फ्रॉम एवरीवन। ओके, उसके बाद सेकेंडली क्या है कि जो न्यूरोटिक नीड है वो मच मोर इंटेंस होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती हैं, ठीक है। और अगर उन्हें ये लगता है कि अगर उन्हें ये चीज़ नहीं मिल रही है तो दे विल फेस सर्टेन लेवल ऑफ एंजाइटी, और उन्हें डर होगा कि मतलब मैं इससे डिप्राइव रह जाऊंगा, ठीक है। तो अगर अफेक्शन का ही एग्जांपल लें तो हम उनको जो अगर न्यूरोटिक नीड है वो उनका, तो इट मस्ट बी शोन क्लियरली एट ऑल टाइम्स। उनको हर वक्त चाहिए होगी अफेक्शन इन ऑल सर्कमस्टांसेस और बाय ऑल पीपल, और अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो दैट कैन क्रिएट एनजाइटी। तो दिस इज़ न्यूरोटिक नीड। तो these are the neurotic needs which Karen Horney talked about. नंबर 1 इज़ अफेक्शन एंड अप्रूवल। तो बस ये ध्यान रखनी है कि नीड्स सब में, ये जितने भी नीड्स यहाँ पे मेंशन है ये सारी नीड्स सब में होती हैं, हम सब में होती हैं। बट ये न्यूरोटिक कब बन जाती हैं, जब ये इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, लाइक ठीक है, कि वो अनरियलिस्टिक हो जाए, अनरीजनेबल हो जाए, इनडिस्क्रिमिनेट हो जाए और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए। तो अफेक्शन एंड अप्रूवल, वी ऑल नीड अफेक्शन एंड अप्रूवल, बट ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, हम सबको प्लीज़ करने की उसको सब हर किसी को वो प्लीज़ करे ताकि उसको अफेक्शन मिले, ठीक है। तो ये न्यूरोटिक नीड्स हो जाएगी। वी ऑल नीड अ पार्टनर, बट इनके लिए क्या है कि ये अपनी पूरी लाइफ किसी और के लिए ही देना चाहते हैं, ठीक है, और चाहते कि कोई और आके मेरी लाइफ को कंट्रोल करे, ठीक है। उसके बाद न्यूरोटिक नीड ऑफ टू रेस्ट्रिक्ट वंस लाइफ टू नैरो बॉर्डर्स, यानी कि अपने आप में ही रह जाना, सेटिस्फाइड विद वेरी लिटिल। तो हम सभी सिंप्लिसिटी से चाहते हैं, लेकिन इनकी नीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी कि ये इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये बस अपने रूटीन लाइफ में चले जाएंगे, या एक जो सन्यासी टाइप का हो जाता है वो चीज़ आ जाती है। पावर की भी नीड सब में होती है, बट इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे होती है, ठीक है। एक्सप्लॉइट फॉर अदर्स हम सब में है कि हम एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल सकें, मेरा कोई इम्पैक्ट हो, मैं सुनी जाऊँ, ठीक है, सुना जाऊँ। लेकिन इनमें क्या है कि ये एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं, लोगों पे अपना रौब जमाना चाहते हैं। फिर उसके बाद है न्यूरोटिक नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेस्टीज। वी ऑल नीड प्रेस्टीज, वी ऑल नीड सोशल रिकॉग्निशन, बट इनके लिए क्या है कि दे आर ओवरवेलमिंगली कंसर्न्ड विद अपीयरेंसेस एंड पॉपुलैरिटी। उन्हें डर लगता है कि अगर मतलब मैं इग्नोर ना कहीं हो जाऊँ इन सब में, ओके। न्यूरोटिक नीड फॉर पर्सनल एडमिरेशन, हम सबको एडमिरेशन चाहिए होती है, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि कोई मुझे पहचान नहीं रहा है, नोबडी रिकॉग्नाइजेज अ जीनियस और समथिंग लाइक दैट, ओके। देन पर्सनल अचीवमेंट की नीड सब में होती है, बट इनके लिए क्या है, दे हैव टू बी नंबर 1 एट एवरीथिंग दे डू, ठीक है। और जो जिसमें ये एक्सेल करते हैं, लाइक अगर उनके अंदर एकेडमिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं तो उनके लिए वो लोग क्या बोलेंगे कि फिजिकल एबिलिटीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर किसी के अंदर है। तो जिसमें ये अच्छे हैं उसी को ही बेस्ट मानेंगे, और जो जिसमें ये अच्छे नहीं हैं उसको बेस्ट नहीं मानते हैं। देन न्यूरोटिक नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। तो उन्हें हमेशा ये लगता है कि दे शुड नॉट एवर नीड एनीबडी, उन्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दे आर ऑफन रिलेक्टेंट टू कमिट इनटू अ रिलेशनशिप। उसके बाद है कि न्यूरोटिक नीड फॉर परफेक्शन एंड अनएसेसिबिलिटी, ओके। तो उन्हें गलती करने से डर लगता है, ठीक है। दे नीड परफेक्शन इन एवरी सिचुएशन, और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं जब वो कोई गलती करें, ठीक है, वो हम हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सो दीज वर दी neurotic needs which Karen Horney talked about in his theory. Now coping strategies. तो in order to eliminate
पेरेंटल इंडिफरेंसेस विच अ चाइल्ड फेस्ड इन हिज चाइल्डहुड। तो ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो कोई भी बच्चा या इवन जब वो अडल्टहुड में पहुंच जाता है तब भी वो ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है टू कोप जो भी उसने बचपन में फेस किया उससे। ओके, तो नंबर 1 इज़, अब ये जो मैंने ब्रैकेट में 1 2 3 नीड्स लिखी हुई हैं, यानी कि ये जो पहली, दूसरी और तीसरी जो नीड्स थी ये उसके लिए है। ओके, तो आप नोट्स बना सकते हो अगर आप चाहो तो पहली, दूसरी और तीसरी नीड के लिए अगर आपको मतलब जो भी है कोपिंग स्टाइल उसकी क्या है, कंप्लाइंस, मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रैटेजी या सेल्फ एफिकेसी सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो भी चाइल्ड है इट बिकम्स डिपेंडेंट, और ये इसको एफिलिएशन चाहिए होता है हर वक्त, ठीक है, और मतलब फॉलो ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें कि वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानेगा, उनका एफिलिएशन सीख करने के लिए जो भी वो बोलेंगे वो करेगा, ठीक है। तो चाइल्ड सीकिंग पॉजिटिव अटेंशन एंड अफेक्शन फ्रॉम पेरेंट, और अगर वही चीज़ अडल्टहुड में ये चीज़ पहुंचेगी तो यानी कि जो भी अडल्ट पर्सनालिटी होगी, पर्सन होगा, वो दैट पर्सन विल नीड लव, व्हाट ही वांटेड टू बी लव्ड। ओके, देन 4 to 8 नीड्स के लिए जो है एग्रेशन, मूविंग अगेंस्ट स्ट्रैटेजी, जिसको एक्सपेंसिव सोल्यूशन भी बोलते हैं, तीनों एक टर्म्स हैं इसके लिए, ठीक है। तो एग्रेशन और मैनिपुलेशन, इसमें क्या है, दे बिकम एग्रेसिव, डिमांडिंग एंड क्रूअल। तो कोप किस तरह से करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, डिमांडिंग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाएंगे, ठीक है। एक बच्चा अगर होगा तो वो फाइट करेगा, बुली करेगा दूसरों को, ठीक है, और वहीं अगर कोई भी अडल्टहुड में इस कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है तो वो दूसरों को हर्ट करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, वर्बली अब्यूज़ करेगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। सो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ का मतलब ये है कि वॉट एवर ही हैज़ फेस्ड, ठीक है, बचपन में जो भी चाइल्ड ने फेस किया तो उसको कोप करने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तो यानी कि अगर किसी को मान लीजिए ये नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल नहीं मिला तो वो क्या करेगा कि कंप्लाइंस की स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा कि वो ऐसे काम करेगा जिससे उसको ये चीज़ें मिले, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या था कि नीड फॉर पावर, तो फोर्थ पे यस, नीड फॉर पावर, तो फोर्थ के लिए एग्रेशन एंड मूविंग अगेंस्ट। अब उसको पावर की नीड चाहिए तो उसके लिए वो कोपिंग मैकेनिज्म क्या यूज़ करेगा कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन जाएगा, डिमांडिंग हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा। ये है कोपिंग स्ट्रैटेजी। ओके, फिर 9 और 10 की नीड के लिए है कि विड्रॉल, मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रैटेजी, रिजाइनिंग सोल्यूशन। ओके, नाइन्थ नीड क्या थी, सेल्फ सफिशिएंसी की, और 10th नीड आई थिंक परफेक्शन की थी। तो यानी कि अगर किसी को सेल्फ सफिशिएंसी और परफेक्शन की नीड को फुलफिल करना है तो उसके लिए वो कोपिंग मैकेनिज्म क्या यूज़ करेगा, विड्रॉल, यानी कि वो डिटैच हो जाएगा। ओके, दे विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट और अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप से, अपने आप को अलूफ, अकेला कर लेंगे। ओके, तो डिटैचमेंट एंड आइसोलेशन रहेगा उनका ये, और चिल्ड्रन जो होंगे दे विल विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड आइसोलेटेड, और अडल्टहुड में क्या होगा कि दे विल बिकम लोनर, यानी कि वो किसी भी मतलब किसी भी सोशल सिचुएशन में या कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, जॉब भी या इस तरह के कैरियर भी ऐसे परस्यू करेंगे जहाँ पे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सो दिस वॉज इट अबाउट कैरन हॉर्नाइज थ्योरी। इनका जो एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द थ्योरी ऑफ द सेल्फ, तो वो कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर है अब्राहम मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। तो जो उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए बोला था कुछ कुछ वैसा ही हॉर्नी ने भी अपने इसमें बोला हुआ था। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।